हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंक लाइव। तो इस वीडियो में हम सीटेट एसएसटी की मैराथन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि हम 200 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया है? तो कुषाणों ने किन शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया है? तो पेशावर और मथुरा से कुषाणों ने शासन किया है। सेकेंड आंसर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। बी है, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पूरा पाषाण काल युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। तो इसमें आपको सही विकल्प छांटना है। तो देखिए, इसमें ए भी सही है, बी भी और सी ही। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ए बी सी सभी सही है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता है। तो इसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो केवल इसमें ए वाला सही है आपका और बी गलत है। तो देख लेते हैं, ए सही परंतु बी गलत। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरामाइक भाषाओं में पाए गया है? तो ग्रीक और आरामाइक भाषाओं में अशोक के अभिलेख किस स्थान पर पाए गए हैं? तो कंधार स्थान पर पाए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंड राज्य गढ़ कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। तो इसे कहाँ उल्लेखित किया गया है? इसे अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, स्थानीय जातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती है। जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया है। तो इसमें आपको पहचानना है कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। सेकेंड ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा आपका विकल्प सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है? तो बिरसा आंदोलन के विषय में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें बिरसा के अनुयायियों के लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। अगला है, बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें सेकेंड बी वाला, बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया, ये वाला सही है। और डी, बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। तो बी और डी आपका करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो ए है आपका, लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए और 1880 के दशक तक स्थिति
यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। ए में बताया गया है कि महिलाएं बेरोजगार हो गई थी। तो क्यों बेरोजगार हो गई थी? क्योंकि ब्रिटेन से कपड़े भारत में आने लगे और उसमें 2/3 ब्रिटेन से बना कपड़ा भारत में आता था। तो ए और बी दोनों सही है तथा ए का कारण बी है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। तो ये आपका करेक्ट है। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों ने ही औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी है? तो देखिए जो है विधवाओं को जलाने के लिए किस राजा ने विरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। तो इन्होंने ही कहा है कि जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? तो देखिए यहाँ पे सनातन धर्म सभा, एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल, सत्यशोधक समाज। तो किस समाज ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया आपके? तो सनातन धर्म सभा ने आपके जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं बी दोनों को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनें। तो अपनी मृत्यु पर टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े रहते रहे। उसने अंग्रेजों को सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो दोनों आपका सही है। अंग्रेजों को अपने मृत्यु तक लड़ते रहे अंग्रेजों से टीपू सुल्तान, और उन्होंने अंग्रेजों की जो सांस्कृतिक परंपराएं जो अंग्रेजों ने बनाई थी उसका विरोध किया है। तो दोनों सही है आपका। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, दोनों सही है तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे दोनों ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए इनमें कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी जी हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किन किन देशों के राजनेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा कौन कौन से देश के राजा थे? तो भारत के थे, यूगोस्लाविया के थे, इंडोनेशिया के थे, घाना के थे, मिस्र के थे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सभी राज्य के नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा थे। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो देखिए इसमें किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो बृहस्पति के होते हैं, शनि के, यूरेनस के, ABC, नेपच्यून के नहीं होते हैं, यानी कि ABC के होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय किस मानक यामांतर पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी मानक यामांतर पर आधारित है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? तो दिन और रात किस लिए संभावित होता है आपका? क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण। घूर्णन के कारण आपका दिन होता है जब पृथ्वी घूर्णन करती है, ऐसे अपने धुरी पे घूर्णन कर रही, गोल गोल घूम रही अपनी धुरी पे ही इसी तरह, तो वो वहाँ से आपका दिन का परिवर्तन होता है और दिन और रात का होता है। और जब जो है परिक्रमण करती है सूर्य के चारों तरफ, तो वहाँ पे आपका ऋतु परिवर्तन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच
में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में समय होगा। तो देखिए इसे आप निकालेंगे 15 डिग्री से, तो यहाँ पे आएगा दोपहर के 2 बजे रहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके जो है आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो केवल आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों ए और आर को पढ़िए। कथन एक, ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। कारण पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। तो उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कौन सा आपका चुनाव करना है? तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? आपका ग्रेनाइट चट्टानें जो हैं तथा बिल्डिंग बनाने के और सजावटी सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये तो करेक्ट होगा। आपको पता ही है कि चट्टानें और का प्रयोग जो है बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेते हैं। तो ये भी करेक्ट है आपका। तो ए और आर दोनों सही तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौनों के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। मानसूनी पौने मौसमी पौनों का उदाहरण है। मौसमी पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं और स्थल व समुद्री समीर अस्थायी पौनों के उदाहरण हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आपका विकल्प सही है। तो देखिए इसमें केवल मानसूनी पौने मौसमी पौने का उदाहरण है। ये ए वाला ही करेक्ट है। मौसमी पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। तो ये गलत होगा। स्थल व समुद्री समीर अस्थायी पौनों के उदाहरण है, ये भी गलत है। तो केवल वन यानी कि केवल ए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। तो संघनन में आप देख लेते हैं। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बी है, जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो तीनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि जब जलवाष्प संघनित हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो क्या होता है, जल की बूंदें बन जाती है। आपने देखा होगा कि ढक्कन जब आप किसी गर्म चीज़ के ऊपर रख देते हैं तो उसमें जो वायु बनती है, जलवाष्प जो रहती है, जब जो है ठंडी हो जाती है तो बूंदों के रूप में आपके ढक्कन में बर्तन में चिपक जाती है। तो गर्म की चीज़ के ऊपर जो बर्तन आपने रखा है तो वही चीज़ यहाँ पे भी कहा गया है। और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। तो यही चीज़ आप यह कल्पना कर लीजिए कि अगर आपके ढक्कन में जो है बूंदें लगी हैं और वो अगर ज़्यादा भारी हो जाएंगी तो नीचे टपक ही जाएंगी। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी तीनों ही करेक्ट हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है या अत्यधिक गर्म होता है या जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो ए और बी करेक्ट है आपका। ए बी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार करिए। तो ए, नवीकरणीय संघनन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। बी है, अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पारित हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसमें ए आपका गलत है
और बी करेक्ट है। ए आपका गलत होगा। नवीकरणीय संघनन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं होता। तो देखिए इसमें कोई प्रभाव नहीं होता, ये चीज़ भी इसमें गलत है। प्रभाव क्यों नहीं होता है? नवीकरणीय संसाधन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव होता है और अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। तो ये करेक्ट है। तो यानी कि एक गलत है लेकिन बी सही है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा? अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं तो विवर्त खनन, कूपकी खनन, आखनन। तो इसमें आपको क्रम बताना है, कौन सा आपका क्रम सही है। तो पहले आपका सी आखनन, फिर आपका विवर्त खनन C1, फिर बी ए वाला 2 और बी वाला 3, यानी कि सी ए बी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं, इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें सही है आपका, तो सही वाला आपको चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये भारी स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं, तो ये करेक्ट है। यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होते हैं, तो ये भी करेक्ट है आपका बी वाला। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए बी सी सभी सही हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप कक्षा में प्रेरी और बेल्ट पर चर्चा करना है तो आप विश्व मानचित्र पर किस क्षेत्र को अंकित करेंगे? तो देखिए आपकी एक प्रेरी और बेल्ट घास होती है, तो यह किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह जो है आपके कनाडा क्षेत्र में प्रेरी पाई जाती है और बेल्ट आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन कनाडा और दक्षिण अफ्रीका क्रमशः इस क्षेत्र में पाया जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति जिसके पास खास गुण क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती हैं। सेकेंड बी है, रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। तो देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो केवल ए और बी वाला आपका करेक्ट है। रूढ़िबद्ध धारणाएं जो होती हैं अनोखे और अलग व्यक्तियों के पास जो खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक सकती हैं और रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो ए और बी आपका करेक्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय संस्कृत प्रभाव हैं। तो उल्लेखनीय संस्कृत प्रभाव है अतीत में अरबी और चीन के व्यापारियों को जहां आए हुए हैं उनका क्या संस्कृत प्रभाव है? तो उनका आपका केरल और लद्दाख, अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय संस्कृत प्रभाव केरल और लद्दाख पर पड़े हैं, तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में होता है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में। इसे आप ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषाधिकृत लोगों को हासिल नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान में
से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। तो किसकी व्याख्या कर रहा है ये आपका संघवाद की व्याख्या कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान में लिखा गया है कि जो है कई प्रकार के उसमें पद बनाए गए हैं, एक ही सरकार एक ही जगह नहीं बनाई गई है कि वो अपनी मनमानी कर सके, विभिन्न स्तर पर सरकार बनाई गई है और जो है सभी के अपने अपने अधिकार दिए गए हैं। तो इसलिए इसमें संघवाद की विशेषता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? तो प्रवासी मजदूर की अवस्था को आपको देखना है कहाँ से। तो पहला ऑप्शन है बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिससे से उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। तो जिसका पक्का दुकान का मालिक है जो, वो प्रवासी मजदूर तो नहीं होगा। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात में उसी ठेले पे सो जाता है, तो ये प्रवासी मजदूर को दर्शा रहा है। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। जाय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है, तो जो शोरूम खोलेगा वो प्रवासी मजदूर तो नहीं होगा, वो कोई मजदूर तो नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। बीड़ा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है, तो जो चिकित्सालय चला रही है वो मजदूर वो भी नहीं है, तो ये भी गलत है। तो केवल आपका सेकेंड ऑप्शन मजदूर को, प्रवासी मजदूर को दर्शा रहा है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो दादन व्यवस्था क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। इसे में बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसमें बी तथा सी दोनों सही है, बी और सी सही है। यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। तो बड़े उद्योगों में ये नहीं प्रचलित है, ये निम्न उद्योग में प्रचलित है। तो केवल आपका बी और सी करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं बी और सी, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टेयर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी है? तो किस ऐतिहासिक पुलिस द्वारा हेक्टेयर पीटरसन की हत्या जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी है आपकी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष से जुड़ी है। तो ये रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? यह बेटियों के विवाह के बाद भी पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। यह सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता के जमीन पर अधिकार मानता है। तो देखिए इसमें आपको बताना है लैंगिक समानता की ओर कदम कौन सा कदम है लैंगिक समानता की ओर। तो यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। तो यही आपका समानता की ओर दिखा रहा है, लैंगिक समानता की ओर। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय को दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो किस दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस भारतीय लोग मनाते हैं? तो संविधान के लागू होने के लिए भारतीय गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। राम्या एक बेकरी सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है और उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार
राज्य द्वारा उसे वकील का दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के द्वारा उसे एक वकील दिया जाएगा, सरकारी वकील। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो दोनों ही सही है और आपका आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। तो क्योंकि एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है इसलिए ऊपरी न्यायालय के फैसले आप सभी को सारी न्यायालयों को मानने पड़ते हैं। तो आपका ए वाला 1 मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। सेकेंड है, तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। तो आपको सही विकल्प को बताना है। तो इसमें सही विकल्प आपका बी और सी होगा। बी और सी, तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। तो ये वाला आपका ए वाला गलत है, केवल बी और सी आपका करेक्ट है। तो चलिए देख लेते हैं, बी और सी करेक्ट है, ए वाला गलत है। तो बी और सी थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय भाषाओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। तो ए और बी दोनों सही हैं आपका, ए और बी दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं आपका। इसमें कॉलम एक्स दिया गया सामाजिक विज्ञान अधिनियम के तरीके और कॉलम वाई में विवेचन और अर्थ दिया गया है। तो इसको मिलान करना है। तो व्यवहारवादी आपकी सीमित कौशल तथ्यों का संचयन है। तो आपका ए वाला सेकेंड होगा। और रचनावादी अधिगमकर्ता केंद्रित प्रासंगिक है। तो आपका बी वाला फोर्थ होगा। और बहुविषयक उपागम, तो बहुविषयक उपागम विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। तो सी वाला आपका थर्ड है। अंतर विषयी उपागम, तो अंतर विषयी उपागम समाकलित ज्ञान में समाहित करता है। तो डी वाला आपका 1 रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, ए का सेकेंड और बी का फोर्थ, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का 1 सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरास्थल की सही व्याख्या करता है। तो पुरास्थल की आप कौन सा व्याख्या करता है, वह स्थान जहां पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता था, वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, वह स्थान जहां आठ खेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, वह स्थान जहां प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य के अवशेष मिले हैं। तो पुरास्थल की सही व्याख्या कौन सा करता है, वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारती वस्तुओं जैसे के अवशेष मिले हैं। तो सेकेंड ऑप्शन का आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है, वह कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी। तो देख लेते हैं, पहला है अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट, अल्पसंख्यकों के रोजगार पर NSF का डाटा, एक फीचर फिल्म जिनमें एक अल्पसंख्यक किरदार है, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों को दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। तो आपका फोर्थ वाला ही करेक्ट होगा। तो फोर्थ आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं। तो
अभिलेख और अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए संसाधन, आरक्षण नीति पर लिखे लेख का संसाधन, मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभव का वृत्तांत। तो इसमें 4 ऑप्शन BR अम्बेडकर के बचपन के अनुभव के वृत्तांत जो है भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। तो 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। तो इतिहास का वो विषय पढ़ाना चाहती है और कौन सा टॉपिक है, मौर्य राजवंश का उदय। तो इसमें से कौन सा शिक्षण सामग्री का वो उल्लेख करेगी शिक्षिका, तो वो प्रगतिशील समय रेखा का उल्लेख करेगी। मतलब कि ये प्रगतिशील समय रेखा जो सहायक सामग्री होगी सबसे उचित रहेगी। तो 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग के लिए करता है। तो किसके लिए करता है इसका प्रयोग शिक्षक, एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने में के लिए करता है। तो ये विविधता के बारे में पढ़ाने में वृत्त चित्र प्रासंगिक है। तो 1st ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन है, एक 7वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे में पर ले जाती है। इस शिक्षण विधि की क्या फायदे हैं। ये वाला है, विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना, विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना, घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शिक्षण विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो आपका ए भी, विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाना और विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का प्रभावी तरीका, स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क स्थापित करना। तो ये ABC, घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करना। तो D वाला आपका नहीं रहेगा। तो ABC आपका 2nd ऑप्शन ABC आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। तो जेंडर संवेदीकरण आपका कौन सा पढ़ाने के लिए परिचर्चा आपका जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। तो 1st ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। तो आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा उपयुक्त है, विद्यार्थियों से सभी सूचनाओं को सत्य समझकर स्वीकृत करना। तो ये वाला नहीं होगा। विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकृत करना। तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना। तो ये हो सकता है आपका। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों को परिस्थिति को सिर्फ एक नज़रिए से देखना सीखना। तो सिर्फ वाला निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी गलत होगा। तो केवल 3rd ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो 3rd ही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों पर या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। तो कौन सी विधि विकसित करती है, वाद विवाद विधि सबसे अधिक उचित रहेगी। तो 1st ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही, निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी की परतों को दर्शाती मॉडल को दिखाना व उस पर चर्चा करना, पाठ्य पुस्तक में दी गई शैलों की विशेषता को पढ़ाना एवं समझाना, विद्यार्थियों को उनके आसपास पाई जाने वाली शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना, विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना,
तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय स्थल पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? तो किस शैक्षणिक समस्या का समाधान कर सकते हैं राजस्थान के शिक्षक? छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में वो शैक्षणिक समस्या का सामना उनको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं? तो विद्यालय में विद्वान शिक्षण, शास्त्रीय प्रथाएं, अच्छा प्रदर्शन तथा अच्छा अंक प्राप्त करने का दबाव, वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं इसमें। तो ए और बी आपकी बाधाएं होंगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों का उल्लेख किया जा सकता है। तो कौन सा स्रोत है? सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, शैल चित्रकला, कबीर के दोहे, अशोक स्तंभ। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो किस स्रोत का? सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। तो कौन सा मुख्य उद्देश्य है? विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण समय बचाना, सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करना, विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं को जांच में संलग्न करना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन जिसमें बच्चे सम्मिलित होते हैं वास्तविक जीवन से, तो इसलिए ये वाला फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो स्मरण, मूल्यांकन, विश्लेषण, सृजन। तो इसमें आपका स्मरण मुख्य विशेषता होगी भारतीय संविधान की। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? तो समूह आकलन का हिस्सा नहीं है वाद विवाद, सेमिनार प्रस्तुत करना, सत्रांत परीक्षा, कक्षा में चर्चा। तो सत्रांत परीक्षा आपका हिस्सा नहीं होगी समूह आकलन का। तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? नहीं वाला आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अक्सर हम नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और पॉजिटिव वाला आंसर देके चले आते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। या विद्यार्थियों के व्यवहार में केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूर्ति करता है। तो केवल वाला आपका निगेटिव है और निगेटिव ही आपका पूछा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वो किस तरह का आकलन कर रही है? तो पूर्व अनवधारण का आकलन कर रही है, क्योंकि पहले वो प्रश्न पूछती है पाठ पढ़ाने के पहले। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित, विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला, विद्यार्थी के एक लंबी समय अवधि के काम का संचयन। तो कैसा होना चाहिए? इसमें तीनों ही आपका होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्य और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए, विद्यार्थियों की लंबी समय अवधि के काम का संचयन होना चाहिए। तो ए बी सी तीनों ही आपका करेक्ट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीई का प्रयोग होता है। तो सीई का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। तो पहला ए कथन दिया है आपका,
नियमित रूप से एक संग्रह की व्यवस्था जिसमें कि फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे से प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। लगभग 2500 से 3000 पूर्व वर्ष हल में लोहे के फास के इस्तेमाल में वृद्धि और धान के पौधों के रोपण से फसलों की उपज बढ़ गई। तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ए और बी दोनों आपका सही है तथा बी एक की प्रक्रिया को सुगम बना रहा है। ए और बी सही है। इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है लोहे की फास वो ए की प्रक्रिया को सरल बना रहा है। लोहे की फास का प्रयोग फसलों को उगाने के लिए किया जाएगा, तो इसलिए बी जो है ए की प्रक्रिया को सुगम बना रहा है। तो आपका थर्ड ऑप्शन आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो कथन ए, मिन्हाज ए सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। तो ये आपका करेक्ट होगा। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो कथन 1 सही है लेकिन सेकेंड गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनें। तो वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला रूप उभरा है। कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया है। तो आपका बी वाला इनकरेक्ट है, ए वाला आपका करेक्ट है। तो ए सही है परंतु बी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय सांस्कृतिकों के बारे में पढ़ाने के लिए शिक्षक सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। तो चौपाइयों और शब्दों पर अपना सूचना कार्ड शिक्षक उपलब्ध करा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो 13वीं सदी के बाद की अवधि में लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। 14वीं सदी के दौरान कागज क्रमशः सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। तो लिखित सामग्री क्यों बढ़ गई? क्योंकि 14वीं शताब्दी में आपका कागज सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। तो आपका दोनों ही आपका सही है और सेकेंड A1 की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका फर्स्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी? तो भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं कौन सी थी आपकी? तो इसमें ए निज और रैती, ए और सी आपका सेकेंड ऑप्शन आंसर होगा। ए और सी निज और रैती भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं थी। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कौन सा बदलाव किया? परिषद के साथ भारत मंत्री नियुक्त किया गया जिसे ब्रिटिश इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर कर दिया गया। लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदल दिया गया। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें अधिकार दिया गया। तो फोर्थ ऑप्शन आपका 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ये बदलाव किया। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु जमीन पर उन्हें अधिकार दे दिया। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह स्थापना की? तो विधवा गृह स्थापना किसने की पुणे में? तो पंडिता रामाबाई ने पूना में विधवा गृह स्थापना की। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित सुधार आंदोलनों को इनके नेताओं के साथ मिलान करें। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सुधार आंदोलन
को। तो आपका सतनामी आंदोलन आपका घासीदास से सम्मिलित है, मतलब कि मिल रहा है। सत्यशोधक समाज आपका मिल रहा है ज्योतिबा राव से, फूले से। मंदिर प्रवेश आंदोलन आपका BR अम्बेडकर से। स्वाभिमानी आंदोलन पेरियार से। तो A का 4th, B का 3rd और C का 2nd और D का आपका 1st। तो देख लेते हैं 3rd ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे, क्यों परिवर्तन चाहते थे भारतीय समाज सुधारक? वह चाहते थे कि अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाया जाए। तो ये आपका करेक्ट है। वह मानते थे कि परिवर्तन आवश्यक थे, ये भी आपका करेक्ट है। वह ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे, तो ये आपका गलत होगा। तो A और B फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के आंदोलन का आधार बनी? तो किस व्यक्ति के आंदोलन का आधार बनी? बिपिन चंद्र पाल के आंदोलन का आधार बनी। जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कथन आपके बिपिन चंद्र पाल के आंदोलन का हिस्सा थी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही नहीं है आपको ढूंढना है। वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, तो ये आपका करेक्ट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया, ये भी आपका। तो बी वाला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया, तो ये भी आपका गलत है। कांग्रेस का मध्यमार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था, तो ये आपका करेक्ट है। तो नहीं वाला हमको ढूंढना है, तो B और C सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था, क्यों जरूरी था? रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के द्वारा, खेती की उपज बढ़ाने के द्वारा, हिंसा और संघर्षों की समस्याओं पर ध्यान देने के द्वारा। तो तीनों ही आपका करेक्ट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह आपके जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को देशांतर वाला ध्यान रख लीजिए। तो इसमें आपको सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प आपका, यह देश प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है, तो ये करेक्ट है आपका। और यह लगभग 180 देशांतर के साथ साथ चलती है, तो ये भी करेक्ट है। यह लगभग 180 अक्षांश के साथ साथ चलती है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो A और B आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, जब 75 डिग्री पूर्व अक्षांश पर 10:30 पूर्वा का समय होगा, तब ग्रीनविच पर क्या समय होगा? तो उस समय ग्रीनविच पर 5:30 बजे पूर्वा होगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आपका मिलान करना है इसमें, चलिए मिलान कर लेते हैं। तो मिलान आपको कौन सा सही मिलान है? तो रियो डी जेनेरियो अफ्रीका से है, संबंधित है महाद्वीप से, तो ये गलत होगा। लॉस एंजिल्स उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, तो ये आपका करेक्ट है। सिंगापुर एशिया से संबंधित है, ये भी आपका करेक्ट है। तो B और C दोनों सही है। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समुच्चय में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम आपका सावाना है, कंपोस है, लानोस है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
विश्व के प्राचीनतम शैलों 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने थे। आप इन शैलों को कहाँ देख सकते हैं? तो इन शैलों को आप ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में देख सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर आपतन के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला ए जो है, आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, तो ये आपका गलत होगा, ए वाला। विषुववृत्त कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आपतन प्राप्त करता है, तो ये आपका करेक्ट है। सामान्यतः समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक तापमान होता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो बी और सी आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए आपका, वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। तो ए और बी आपका दोनों ही करेक्ट है और आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रमुख समुद्र पत्तन दिखा रहा है? तो केप टाउन, क्योटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई, जोहान्सबर्ग, ब्रासिलिया, डल्लास, सिडनी, चेन्नई, अदिस अबाब, साओ पोलो, शिकागो, तेहरान, अहमदाबाद, नायरोबी, मैक्सिको सिटी, टोरंटो, मॉस्को, नई दिल्ली। तो समुद्री पतन दिखा रहा है केप टाउन, क्योटो, मियामी, डार्विन, चेन्नई। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? तो किसे अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? तो कोयला को अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देता है? तो ए क्षेत्र की जलवायु दशा, मौसमी अवधि में परिवर्तन, अत्यधिक दोहन, जल स्रोतों का प्रदूषित करना। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी जल आपूर्ति की कमी का दोहन कर रहा है, योगदान दे रहा है। तो ए, बी और सी चारों ही आपका योगदान दे रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्रम में रखें। तो चलिए क्रम में रख लेते हैं इसे। पहला है, समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट, कच्चा माल विद्युत आपूर्ति के और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट। तो आपका पहले सी होगा 1 पे, फिर बी होगा 2 पे, फिर ए होगा 3rd पे, सी बी ए। तो सी बी ए आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन 21 जून को उत्तर ध्रुव वृत्त पर गया और निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है? तो 0 घंटे दिन की रोशनी, सेकेंड ऑप्शन है 12 घंटे दिन की रोशनी, थर्ड है 10 घंटे दिन की रोशनी, फोर्थ है 24 घंटे दिन की रोशनी। तो 21 जून को ध्रुव वृत्त पर गया है, तो वहाँ पे 24 घंटे दिन की रोशनी रहेगी 21 जून को। तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो जाति व्यवस्था क्या दर्शाती है? विविधता को दर्शाती है, भेदभाव को दर्शा रही है, पदानुक्रम को दर्शा रही, विविधता को दर्शा रही, पूर्वाग्रह को नहीं दर्शाती है। भारत में जाति व्यवस्था ए बी सी आपका करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता है। तो पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को रंगभेद कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो ये आपका गलत होगा। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये आपका करेक्ट है।
यहाँ पे राज्य सरकार नहीं करती है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो आपका ए और सी करेक्ट होगा। तो देख लेते हैं ए और सी, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकती है, ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है, अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं, ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। तो इसमें आपको सही कथन बताना है। तो चलिए देख लेते हैं सही कथन आपका। तो ए वाला आपका सही होगा, बी वाला सही होगा और सी वाला सही होगा, डी वाला आपका गलत होगा। तो ए बी सी फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण हैं? तो खतरनाक उद्योगों और विषैले उद्योगों के कार्यस्थल के कौन से उदाहरण हैं इसमें आपके? तो जहाज तोड़ने के उद्योग, कीटनाशक बनाने के उद्योग, बी और सी आपके जो है खतरनाक और विषैले उद्योगों के उदाहरण है। तो बी और सी आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सुविधा पर निम्न कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो अभिकथन सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो ये करेक्ट है। निजी कंपनियां जन सुविधाएं मुहैया करती हैं लेकिन इनकी ज़्यादा कीमत चंद लोगों की वहन कर सकते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, जसलीन 19 नगर पालिका चुनाव में मतदान करेगी। तो करेक्ट होगा। 19 साल की है तो नगर पालिका में चुनाव कर सकती है। फैजा 54 राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी। तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट है। तो केवल 1 ए वाला वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल बोझ शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो डबल बोझ शब्द का प्रयोग महिलाओं की, श्रमिक महिलाओं की कार्य स्थिति का बोध करने के लिए किया जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है? तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको बताना है। राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है। तो ये आपका करेक्ट होगा। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ये आपका गलत है। धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, ये भी आपका करेक्ट है। धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। तो ए, सी और डी आपका करेक्ट है और बी वाला आपका इनकरेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जो कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है। निम्नलिखित में से इसकी पहचान कीजिए। तो कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकार होता है और सत्ता में सरकार को मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए रोकता है? तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना यह दर्शाता है ऊपरी न्याय के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। तो यह आपका करेक्ट होगा। निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट होगा। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के एक समान अधिकार होते हैं। तो यह आपका इनकरेक्ट है। भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्यविधि का अभिन्न अंग है। तो ये भी गलत है। तो ए और बी केवल करेक्ट है। तो ए भी थर्ड ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता का उन्मूलन तरह किसी भी रूप में इसका निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन का एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
तो ए आपका सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने, शोषण से मुक्त के अधिकार को सुनिश्चित करने, मजदूरों को श्रम के सौदाबाजी के लिए गुंजाइश देने। तो इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो तीनों ही आपका ए बी सी तीनों ही करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन करते हुए कथन विवरण को पूरा कीजिए। सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है सामाजिक विज्ञान? मनुष्य और उनकी सामाजिक सांस्थानिक व्यवस्था के बीच संबंध का अध्ययन करता है, तो उसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में नीचे दिए गए कथन को पढ़िए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का ध्येय बच्चों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान होना चाहिए, यह इसलिए कि वह स्वतंत्र रूप से सोच सकें और अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सकें। तो ये आपका करेक्ट है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान, विविधता के प्रति सम्मान और मानवीय गुणों के लिए एक जन आधार का निर्माण करने और उसके विस्तार करने के नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ए और बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या करता है ए की। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो समय रेखा दो कालखंडों के मध्य संबंध को पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है। विचार पूरी कक्षा से लेते हैं, विद्यार्थियों द्वारा यह हर एक नियम पर चर्चा होती है और वह अपनी सहमति देते हैं। इन नियमों को लिखा जाता है और वह कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। यह गतिविधि निम्नलिखित में से कौन विषय को परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि हो सकती है? तो इसमें आपको कौन सा विषय परिचित कराया जा रहा है? तो इसमें संसद का विषय परिचित कराया जा रहा है, क्योंकि संसद में इसी प्रकार होता है कि लोगों को एकत्रित किया जाता है और सभी का राय लिया जाता है और सभी के नियम उसमें बनाए जाते हैं और वो चिपका दिए जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसमें सबसे उचित तरीका आपको बताना है, तो सबसे उचित तरीका विरोधात्मक विधि होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होने चाहिए? तो पाठ योजना के अंत में आपका मूल्यांकन करने हेतु कार्यनीतियाँ बनानी चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रीतियों का घटना चक्र से छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो सबसे अच्छा तरीका बच्चों का प्रदर्शन होता है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और निर्देशनों की क्या भूमिका हो सकती है? तो अवधारणाओं को सुझाने की, उत्सुकता उत्पन्न करने की, अनुमान लगाने की, दृश्य वृत्तांत के रूप में। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी मुख्य विशेषता होगी इसमें। तो चारों ही आपकी मुख्य विशेषता होगी, ए बी सी डी। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को यह समझाने की हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ बेहतर होंगी? तो घर के काम पर चर्चा तथा पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा। तो आपका ए वाला सही होगा। बच्चों को खिलौनों एवं खेलों की लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना, लड़के और लड़कियों के शैक्षिक आंकड़े का विश्लेषण करना। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट होगा? ए और बी आपका करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रमों में रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और पुराने किस्म का व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये? यह रूढ़िबद्धता को उदाहरण है, क्योंकि पहले से देखा गया है कि जो आदिवासी होते हैं वो स्कूल में भी रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और सिर पर मुकुट रखते हैं, पुराने किस्म
वह पिछड़ा दिखाया जाता है, तो ये एक रूढ़बद्धता को दर्शा रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में खदान का क्षेत्र भ्रमण अवसर बन सकता है। तो पृथ्वी के कर्षण की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए, संसाधन उपयोग के बहुपरिप्रेक्ष्य के लिए, विकास के उनके अपने विचारों पर चिंतन के लिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो चारों ही आपका ए बी सी डी चारों ही करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है, नहीं ही वाला आपको बताना है। तो क्रियाकलाप अन्योन्य क्रियात्मक और बाल केंद्रित होते हैं, अध्यापक सुसाधकर्ता के रूप में कार्य करता है, कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होती है, कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता है। तो नहीं वाला आपको बताना है। तो आपका थर्ड ऑप्शन कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होता है। तो देखिए ये गलत होगा आपका, अधिगम छात्र द्वारा जो है संचालित होगा, ना कि अध्यापक द्वारा, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। तो एक शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामाजिक अन्यायों की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना, अन्याय के मामलों को देखने के सही तरीकों को शुरुआत में ही बता देना, सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थ बनाना। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में ही बता देना, तो ये आपका बी वाला इनकरेक्ट होगा, आपको सही वाला बताना है। तो ए और सी आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की रचना कैसे हुई, इस पर निम्नलिखित दो कथनों को पढ़िए। तो कथन ए है आपका, इतिहासकार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, यह उनके अध्ययन की अवधि एवं उनके अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है। लेखक ने मौलिक रूप से क्या लिखा, इसका अनुमान लगाने के लिए एक ऐसे वातावरण के विभिन्न पांडुलिपि अनुवादों को इतिहासकारों को पढ़ाना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो देखिए दोनों ही आपका करेक्ट है, कथन 1 और कथन 2। तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान है। तो परियोजना के कार्य के आयोजन का सोपान समूह परियोजना हेतु समूहों का निर्माण करना, संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण, रिपोर्ट बनाना। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका इसमें करेक्ट होगा। तो ए बी सी तीनों ही करेक्ट है इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संप्रत्ययों को लागू करने के कौशल का आकलन आपको बताना है। तो पहला ए दिया गया, आपके अनुसार सरकार को किसानों को कर मुक्त दिलाने में क्या करना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप मछुआरों के समुदाय के एक परिवार से हैं और इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या इंजन लेने के लिए बैंक से उधार लिया जाए, आप क्या विचार देंगे। कुछ सैलों की आकृति कुकुरमुत्तों जैसी क्यों होती है, कारण बताइए। तो इसमें आपको कौन सा कौशल का आकलन किया जा रहा है, 80। तो ए और बी कौशल संप्रत्यय कौशल को लागू कर रहा है, तो ए और बी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के मूल्यांकन कौशलों का आकलन करता है। तो पहला ए, निम्नांकित आधारों पर बड़े व छोटे किसानों की दशाओं की तुलना कीजिए। खेती की जुताई, लोन की आवश्यकता, फसल बेचना, कलपट्ट के विभिन्न लोगों की सूची बनाइए जो खेती पर निर्भर थे। समुद्री लहरों की ऊंचाइयों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से आपको का मूल्यांकन कौशल का आकलन कर रहा है। तो ए वाला आपका मूल्यांकन कौशल का आकलन कर रहा है, तो केवल ए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन को
मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है? तो पहला है विश्व की महासागरीय घाटियाँ, जिब्राल्टर की खाड़ी, दिल्ली का वातावरण, अक्टूबर के महीने में वर्षा। तो ए को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सकता है, बी को भी और डी को। तो ए बी डी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद विद्यार्थियों को सबसे पहले आंक सकते हैं, उनके अवलोकन पर आंक सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। तो कौन सी प्रश्न पूछती है? जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं? तो इसे माना जा सकता है। तो पहला एक बंद सिरे वाले प्रश्न, एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में, एक निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न के रूप में, अभिसारी प्रश्न के रूप में। तो देखिए इसमें दैनिक जीवन का सामना करने के लिए समस्याओं के बारे में आकलन करना है, तो ये एक खुले सिरे वाला प्रश्न होगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।